सर आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ सर अब आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है मान्या? हाँ सर आ रही है। हेलो। अभी रेड बना हेलो हेलो मान्या, यस सर। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। कब आएगी कोटा?
परसों सुबह। कल क्लास को पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट। अरे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है अपने पास डिराइव करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर इसके प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे? नहीं, हाँ, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कर रही थी यार हमने कि जब हमने कोई भी एक कंडक्टर लिया उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही जो इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी आ रही थी उसी का नाम क्या रखा था हमने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। प्रतिभा मिला कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कितनी वेलोसिटी है, तो वही वेलोसिटी हमको आज फाइंड करनी है। और फाइंड कैसे करेंगे, तो हमने ये कंडक्टर लिया इसकी लेंथ कितनी है L, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया लेफ्ट टू राइट साइड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगने लगेगा, फोर्स। अब फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन निकाले, जब मैंने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला होता है F इक्वल टू Q इनटू E, वेक्टर फॉर्म लग रहा था F वेक्टर। तो फोर्स अगर निकालना है तो F वेक्टर इक्वल टू चार्ज कौन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव आ जाएगा माइनस का, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने E ले रखा है, आ गया E वेक्टर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, F इक्वल टू माइनस का E कैपिटल। अब न्यूटन ने ये कहा था कि जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगता है तो फोर्स का फॉर्मूला तो ये होता है F वेक्टर इक्वल टू ma वेक्टर। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उस पे लगने वाला फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू m, दोनों को इक्वेट कर दो, क्या लिखेंगे, ma वेक्टर इक्वल टू माइनस का e वेक्टर। तो a वेक्टर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, माइनस का स्मॉल e कैपिटल E डिवाइड बाय m। ये किसका फॉर्मूला आ गया, एक्सीलरेशन। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ एक्सीलरेट होना स्टार्ट हो, और इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन पर हमें निकालना क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन यूज कर, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस a। पर हमने भी डेफिनेशन में क्या बोला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, वो एवरेज वेलोसिटी है ना जिस पर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं। तो एवरेज निकालना था, सब जगह अपन ने यहाँ पे एवरेज का साइन लगा, एक्सेलरेशन पे नहीं लगा क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म का कभी एवरेज फाइंड नहीं कर, वो खुद ही होता है। मैंने कहा सबके 2 मार्क्स आए 10 में से एवरेज बताओ, क्या एवरेज निकालने की जरूरत है, 2 ही हो। और किसी के 10 आते हैं, किसी के 8 आते हैं, किसी के 9 आता, किसी के 0 आता, फिर बोलते हैं एवरेज निकालना, तो निकालना होगा। पर मैंने कहा ओवरऑल क्लास में सबके 2 ही मार्क्स, तो एवरेज कितना आएगा, 2 ही आएगा, कोई निकालने की जरूरत नहीं है। तो कभी कांस्टेंट का एवरेज नहीं निकालना पड़ता, तो मैंने यहाँ पर एवरेज का साइन नहीं लगाया क्योंकि एक ऐसी टर्म है कांस्टेंट। अब देखो क्या लिखेगा, बी की एवरेज वैल्यू मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो हमने डेफिनेशन में क्या बोला था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तब कितनी एवरेज वेलोसिटी आती है, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो मतलब ये जो आएगा v का एवरेज, या हम इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे a वेक्टर, तो v का जो एवरेज आएगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यही हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया
कितनी आएगी, 0। कल हमने पढ़ा था एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी एवरेज वेलोसिटी होती है, 0। तो लिख दिया 0। एक्सीलरेशन हम फाइंड कर ही चुके हैं, माइनस का स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइड बाय एफ, डिराइव कर लिया था। और ये जो आ रहा है टी का एवरेज, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है अपने पास कि अगर मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला और यहाँ पे जाके दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, पहले देखा था ना, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लग रहा है उसको बोलते हैं बेसिकली टो, रिलैक्सेशन टाइम। तो कोलिजन के बीच की तो वेव वेलोसिटी निकाल रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी, तो इस टाइम को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, टो। ये अलग से टाइम आया, तो ध्यान रखना ये पॉइंट, ये टाइम नहीं है, इस टाइम को क्या बोला हमने, रिलैक्सेशन। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर, तो बी का एवरेज तो आ गया बी, ठीक है ना। यू की वैल्यू आ गई 0, एक्सेलरेशन आ गया माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई बाय एम, ठीक है ना, और तो आ जाएगा रिलैक्सेशन टाइम टी की जगह। तो फाइनली फॉर्मूला क्या आ गया, BD इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई टो डिवाइड बाय एम, ये रिजल्ट। ये किसका फॉर्मूला आया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ध्यान रखो BD आ रहा है वेक्टर में भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर में, बाकी सब तो नंबर्स हैं। या किसका साइन आ रहा है, तो ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के का होगा हमेशा अपोजिट। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाया तो इलेक्ट्रॉन किधर ड्रिफ्ट होंगे, इसके अपोजिट से। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगाया तो इलेक्ट्रॉन कहां ड्रिफ्ट होगा, नीचे की। डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक। इसको अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है, मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या आ जाएगा, BD इक्वल टू माइनस साइन हटा देंगे, स्मॉल ई कैपिटल ई टो डिवाइड बाय एम। न्यूमेरिकली काम आया तो माइनस करने की जरूरत नहीं, वैल्यू निकालनी है, वैल्यू के लिए फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करें। अब हमने इसकी लेंथ कितनी मानी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाया, तो मैं जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, क्या फाइंड करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा अपने पास B, वो आ जाएगा किसके इक्वल, E इनटू L, ठीक है ना। तो यहाँ से E की वैल्यू क्या आएगी, V बाय L, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो फाइनली क्या आ जाएगा, BD इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई के लिए क्या लिख रहे हैं, V बाय L, ये टो एज इट इज और M एज इट इज। ये एक फॉर्मूला हो रहा है, बेसिकली दो फॉर्मूले होते हैं क्वेश्चन के, एक आया इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स E की टर्म्स में आ रहा है, और एक आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स। ध्यान से लेना एक बात, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस का काम एक ही होता है ना, और डिफरेंस किस बात का है, एक तो स्केलर है और एक क्या है, वेक्टर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड से पढ़ना थोड़ा क्या पता था, मुश्किल, और सामने वाले को पढ़ाना भी कितना थोड़ा मुश्किल, इसलिए फिर वो टर्म क्या बनी, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस से पढ़ना समझाना ये काम कैसा हो गया, फिर आसान, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग चीजें नहीं है, अगर आप देखें अपने पास दोनों का काम एक जैसा ही होता है। पोटेंशियल डिफरेंस भी चार्ज को एक्सेलरेट कराता है, भगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज का करेगा, भगाए, है ना। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक स्केलर है और एक क्या है अपने पास वेक्टर, है ना। मेन डिफरेंस यही है दोनों का, तो काम तो दोनों का यही है। ये बात भी यही कर रहा है कि ये भी शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, या ये वाला पार्ट क्या शो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं मिली, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं है, करंट भी क्या होगी, ये तो देखा था, ये फॉर्मूला होगा। अब देखो ध्यान से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस किस पर डिपेंड कर रहा है, ये तो BD प्रोपोर्शनल है B के या आ रहा है नहीं आ रहा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी ज्यादा है तब मिलेगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा हो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा हो,
तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड और हाई पोटेंशियल डिफरेंस पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? नेक्स्ट और डिपेंड कर रहा है लेंथ पर। लेंथ के कैसा आ रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जितना लेंथ लेंथ वाइज कंडक्टर होगा, लंबा कंडक्टर है, उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कम। और जितना छोटा कंडक्टर होगा उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ज्यादा, है ना? तो स्मॉल कंडक्टर की कम ज्यादा होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और लेंथ वाइज बड़े कंडक्टर की क्या होगी? फिर एक और टेंपरेचर की डिपेंडेंसी, बीडी प्रोपोर्शनल है किसके? तो पूरे चैप्टर में आगे भी जिस फॉर्मूले में टो आ गया, इसका मतलब वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। किसी भी फॉर्मूले में जिसमें टो आ जाएगा तो आपने क्या हो जाएगा? क्या बोलेंगे? ये कौन सी डिपेंडेंसी शो कर रहा है? टेम्परेचर। ये टो रिलैक्सेशन टाइम फ्रैक्चर में खुद टो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। टो की डिपेंडेंसी आ गई बीडी पर, और खुद टो किस पे डिपेंड करता है? होता है इनडायरेक्टली बीडी भी किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो होता क्या है ना? जैसे मान लो कहीं पर अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रैंडम मोशन बढ़ेगा, इधर उधर ज्यादा भागेगा। जब इधर उधर ज्यादा भागने लग जाएंगे इलेक्ट्रॉन, सीधे जाएंगे क्या? तो सीधा वाला मोशन पहले से क्या हो गया? डिक्रीज। ध्यान सुनना क्या बोल, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कोलिजन बढ़ जाएंगे। क्या इंक्रीज हो गए? कोलिजन बढ़ने का मतलब जल्दी जल्दी टकराएगा पहले से। और टो क्या होता है? टकराने के बीच का टाइम। ये तो टाइम है ना। अगर जल्दी जल्दी टकराएंगे तो टो बढ़ेगा कि घटेगा? कम हो गया पहले से, जल्दी जल्दी टकरा रहे पहले से, तो टो की वैल्यू क्या हो जाएगी पहले से? और टो डिक्रीज हो गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? तो मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले से क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, कम। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, क्वेश्चन बनेगा तो फिर इसमें से बनेगा ऑब्जेक्टिव, तो ध्यान रखें। क्वेश्चन आएगा कि टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया अगर कंडक्टर का, तो बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या चेंज होगा? कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है आपके पास वो इंक्रीज हो गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, या पहले इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी? तो आंसर क्या होगा? व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ये पॉइंट। तो डेरिवेशन से पार्ट क्या करना होगा? ये जो पार्ट है थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाना, ऑब्जेक्टिव बनेंगे तो इसी से बनेंगे, है ना? कि कब इंक्रीज कब सर डिक्रीज हो रहा है। सर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी ना? डिक्रीज इंक्रीज डायरेक्टली डिक्रीज होगी। प्रोपोर्शनल है ना? हाँ डायरेक्टली वहाँ ओ कैमरा ऊपर है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा अच्छे से। प्रोपोर्शनल होगी। टेम्परेचर हाँ कौन से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? टो के हाँ प्रोपोर्शनल। टो किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर। तो ये तो किसकी बात हुई अपने पास? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी किन किन पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा, है ना? ये दोनों पार्ट, ठीक है? तो डाउट है क्या इसमें? इसके बाद हम देखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन है। Relation between drift velocity and current। देखो ये वाला जो डेरिवेशन है, जैसे मान लो ये इम्पोर्टेंट है, हम मार्क्स में पूछ सकते हैं, है ना? ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले को से ज्यादा
ये वाला जो डेरिवेशन है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन बताओ, है ना। अब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड करना है। वापस हमने क्या लिया, एक कंडक्टर, और इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है जूम कर लिया अपन ने l, और इसका एरिया जूम कर लिया कैपिटल A। अब मैं वर्ड लिख रहा हूं अपने पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या मतलब, क्या हुआ, वन वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो इसकी वैल्यू ली अपन ने स्मॉल n। पता है इसका वन बेंच पर 2 स्टूडेंट बैठे हैं, पता भी नहीं है अपने पास, मैं पूरे रूम की बात नहीं कर रहा, मैं क्या कह रहा हूँ, वन बेंच पे कितने स्टूडेंट है अपने पास 2। ऐसे मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, वन वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है n। मैं पूछूं तुमसे इस पूरे का वॉल्यूम कितना है, तो ब्रैकेट पढ़ लेना था, धीरे धीरे बोल रहा हूँ। तो पूरा जो है आपके पास ये इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, एरिया इनटू लेंथ। तो एरिया कितना ले रखा है हमने इसका a, लेंथ कितनी है इसकी l, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा a इनटू l। ध्यान दो, वन वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है n, तो a l वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे n a l। वन वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है n, तो a l वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे n a l। The number of electrons in AL volume कितने हो जाएंगे NaL। वन वॉल्यूम में A N थे, तो ये हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है स्मॉल e, तो टोटल चार्ज कितना आएगा, टोटल चार्ज लिया जाएगा Q इज इक्वल, कितने तो इलेक्ट्रॉन है और एक पे कितना चार्ज होता है E, देखो NaL इंटू कितना जाएगा चार्ज, सेम वही है जिसमें लिखा एक पे दो स्टूडेंट थे, तो 5 बेंचेस में कितने होंगे, क्या करते हमने मल्टीप्लाई, ये तो करा भी नहीं, एक वॉल्यूम में थे इलेक्ट्रॉन थे तो Al में कितने थे Na, हो गया। अच्छा मैंने कहा हर बच्चे के पास 10 रुपए, तो टोटल कितना अमाउंट हुआ, पहले 5 बेंचेस बोली और पर बेंच कितने स्टूडेंट बोले थे 2, तो हमने क्या करा 2 into 5 है 10 हो गया। फिर हमने क्या कहा उसके बाद पर बच्चा कितना पैसा के पास 10 रुपीस, तो 10 को भी उससे क्या कर देंगे पर मल्टीप्लाई, कितना हो गया टोटल, कभी भी यही करना, एक के पास n है तो al के पास कितना होगा na, तो एक पे चार्ज है e, nal पे चार्ज कितना होगा nal into e, ये टोटल चार्ज है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना स्टार्ट कर एक, और जब ये मूव कर रहे हैं घर की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं, तो इनकी स्पीड को हमने क्या बोला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इधर चलते हुए जा रहे हैं ना, कितनी वेलोसिटी से जा रहे हैं ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रही है अपने पास, इसमें लिखते हैं अपन टाइम, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगता है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहे हैं यहां से यहां तक l, स्पीड कितनी है इनकी vd, तो टाइम की वैल्यू आ गई t इक्वल टू l अपॉन, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन, हमें फाइंड क्या करना है, रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो आ गई, करंट नहीं आई, तो करंट डिराइव कर लेते। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो पता था ना, चार्ज डिवाइड बाय टाइम, चार्ज हमने निकाला है NaL into E, और टाइम के भी जस्ट फाइंड किया है अपन ने L अपॉन Vd, L से L और Vd ऊपर आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया I इज इक्वल टू Na और स्मॉल e और Vd। तो ये आया करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, I और Vd में रिलेशन।
ये बात ये शो कर रहा है कि जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी करंट भी हमें उतनी क्या मिलेगी, ज्यादा। ठीक है? और कल भी ये बनेगा था कि अगर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट ही नहीं हो रहा, मतलब अगर VD 0 है तो करंट की वैल्यू भी क्या आएगी। कल हमने ये देखा था थ्योरेटिकली, जब तक ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं मिलेगी तब तक करंट भी प्रोड्यूस नहीं। तो ये मैथमेटिकली अपने रिलेशन, सिंपल सा डेरिवेशन है अपने पास कि पहले टोटल चार्ज निकाला, फिर टाइम निकाला, Q/T करा और अपने पास रिलेशन फाइंड। तो ये रिलेशन जो है आपके पास एग्जाम में पूछ सकते हैं, कि 2 मार्क्स में बहुत बार पूछा हो, है ना। 2 मार्क्स के लिए अच्छा टॉपिक है ये, लगभग 2-3 साल से नहीं पूछा है अपने पास, चांसेस बन जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखें। तो फिर एक तो क्या छोटे छोटे टॉपिक है वो भी देख लें, बिल्कुल छोटे। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास वो है करंट डेंसिटी। तो शो करते हैं केस। देखो, जब भी फिजिक्स में डेंसिटी वर्ड आ रहा है, तो देखो पहले छोटी क्लास में तो डेंसिटी हमेशा एक ही समझते थे, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। जब भी अपने डेंसिटी वर्ड में आता है फिर तो हमेशा क्या करती है कि वो मास डिवाइड बाय क्या होता है, वॉल्यूम। पर एक्चुअल में क्या है, जिसमें आप डेंसिटी अलग अलग पे अलग अलग टाइप्स, हर पूरे फिजिक्स में जो डेंसिटी है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक होता है लीनियर, एक होता है सरफेस से रिलेटेड, और एक होता है वॉल्यूम से रिलेटेड। कोई फिनोमिना जैसे है जो सिर्फ और सिर्फ लेंथ के लिए ही डिपेंडेंसी रखते, वहां पे हमेशा लीनियर वाली डेंसिटी का है ना। जैसे मैंने पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, कहीं पे भी जैसे लीनियर मास डेंसिटी भी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ लेंथ के लिए ही डिपेंडेंसी रखती। कोई चीजें ऐसी होगी जो सरफेस मतलब एरिया पे डिपेंड करता हो, जो एरिया पे डिपेंड करता है उसके लिए फिर सरफेस वाली डेंसिटी आएगी। और जो चीजें वॉल्यूम वॉल्यूम वाली चीजों पे डिपेंड करते हैं वहां पे वॉल्यूम वाली डेंसिटी आएगी। तो हमेशा डेंसिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया, लेंथ के लिए अलग, एरिया के लिए अलग और वॉल्यूम के लिए। अभी हमें किसी बारे में चेक कर रहे हैं करंट डेंसिटी। करंट कल हमने डेफिनेशन पढ़ा था, किसी सरफेस से पास कितनी होगी। मतलब करंट जो है वो एरिया पे डिपेंड करता है। मैं समझाया भी था, जैसे गेट है, ये पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितने जने पर सेकंड इसमें से आते जाएंगे, वही क्या डिसाइड करेगी, करंट। तो करंट को डिसाइड कौन कर रहा है, वो सरफेस। इसलिए करंट डेंसिटी जब निकालेंगे इसका मतलब करंट डेंसिटी निकालते टाइम वो सरफेस मतलब एरिया पे डिपेंड करता हो। तो करंट डेंसिटी होता भी है कि करंट डेंसिटी J, ये किसके बराबर होता है, ये होता है करंट डिवाइड बाय एरिया, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो भी करना है तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा, I डिवाइड बाय करंट डेंसिटी कितनी है अपने पास, J इक्वल टू I डिवाइड बाय। तो छोटी छोटी बातें को देख लो, हमारे बोर्ड में ज्यादा खास काम के लिए, पर एक बार देख तो ले। मान लो कोई सरफेस है जिसका एरिया कितना है, कर लिया कैपिटल, इसमें से करंट पास हो रही है इस तरह से 90 डिग्री, कितने डिग्री पे पास हो रही है। फिर मैंने कहा इसकी करंट डेंसिटी बताओ, तो इसकी करंट डेंसिटी ये आएगी J इज इक्वल टू I डिवाइड बाय ए। पर मान लो कि ऐसा होता है करंट तो अभी भी चली जा रही है, पर जो सरफेस है वो थोड़ी ऐसी है, सरफेस जो है वो थोड़ी कैसी है अपने पास, करंट की डायरेक्शन से। अब एरिया वेक्टर इधर होता है, एरिया वेक्टर, और धीरज एरिया वेक्टर किधर होता है, आज कौन सी सब्जी बनी घर पे। एरिया वेक्टर क्या होता है, पहली बार सुना है ना, पहली बार सुना है क्या एरिया वेक्टर, कहाँ सुना है पहले, आज के नहीं, के पहले कहाँ सुना था। दूसरे पढ़ो, क्या होगा तो पता है ना क्या होगा, पता है ना।
एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस ऐसा रखा है जैसे मेरा हाथ है और इसके परपेंडिकुलर मतलब ये हो गया, तो ये एरिया वेक्टर है। पहले वाले में एरिया वेक्टर किधर होगा? सरफेस ऐसी है तो एरिया वेक्टर इधर था। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं करंट एरिया वेक्टर के अलोंग था पे, तो करंट डेंसिटी किसके बराबर थी? आई अपॉन ए। ठीक है, पर यहाँ पे क्या आ रहा है, जो अपने पास करंट जो है अपने पास है ना, वो एरिया वेक्टर के अलोंग नहीं आता। तो हमने एरिया का यहाँ पर एक कंपोनेंट निकाल लिया, ए का इस साइड एक कंपोनेंट निकाल, और ये जो कंपोनेंट आएगा ये कितना आएगा? ए cos थीटा, क्योंकि थीटा वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होता है? cos थीटा। अब ये ए cos थीटा इसके कहाँ गया? अलोंग। इसमें ए आई के क्या था? तो जे की वैल्यू क्या थी? आई अपॉन, तो अब इसमें जे की वैल्यू क्या आएगी? आई डिवाइड बाय ए cos। तो अगर करंट सरफेस के परपेंडिकुलर है या एरिया वेक्टर के अलोंग है तो जे हमेशा क्या आएगा? आई बाय। अगर करंट एरिया वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है? थीटा, तब करंट डेंसिटी क्या आएगी? y की आई अपॉन ए cos। हमारे ये में ज्यादा खास काम आता नहीं है ना, काम तो हमारे ये वाला फॉर्मूला आएगा कि जे जो होता है वो क्या होता है? आई अपॉन करंट की यूनिट क्या होती है? प्रतिबंध एम्पियर। एरिया की क्या होती है? मीटर। क्या होती है धीरज? मीटर स्क्वायर। क्या ऐसा यूनिट क्या जाएगी फिर इसकी? एम्पियर पर। ठीक है, ये बाद में क्या करेगा? करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी वेक्टर, अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगी बाय करंट डेंसिटी वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है ये होती है हमेशा करंट की डायरेक्शन। जिधर करंट फ्लो होती है हमेशा जे की डायरेक्शन भी उधर ही होती है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान। तो डायरेक्शन इधर है इसकी, डायरेक्शन ऑफ जे वेक्टर इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जिधर करंट फ्लो होती है जे वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास करंट डेंसिटी। ये टर्म से हमें एक रिलेशन निकला I इक्वल टू एन ए ई वी टी। अगर मैं ए को डिवाइड में लेता हूँ आई अपॉन ए, क्या आ जाएगा? ये एन ई वी टी, और आई अपॉन ए को क्या बोलेंगे? तो इस फॉर्मूले को हम जैसा भी करते हैं J इज इक्वल टू एन ई, देखो बोर्ड में तो आया नहीं, और एक बार कंपटीशन में पूछा हुआ है करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। कह रहा हूं कंपटीशन में कोई वो नहीं है, कहीं बुक वगैरह पे लिखा हुआ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। पर वो एक्स्ट्रा सा थोड़ा सा काम और करना था। ये रिलेशन तो गिवन है, एनसीईआरटी ये रिलेशन गिवन है, कंपटीशन में पर पूछा होगा तो थोड़ा ध्यान फिर से देख लो। आपके पास रिकॉर्डिंग आपका नहीं नहीं आपका
अरे आप मैं तो ऑनलाइन लाइक This is also not very well. You are अच्छा सीन दिखा ठीक है और ये चीज बात है तो उसी बता रहा हूं कि मैं नाइट करता चालू रखता है अरे तू जरा हाँ दे दो करंट डेंसिटी। फिर से एक छोटा सा पॉइंट होने वाली बात वो है मोबिलिटी। ये मोबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं इससे व्यू से। अब ये भी छोटा सा एक पॉइंट है अपने पास और इस पे भी यूनिट फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना है इसका। ये जो छोटे छोटे से टॉपिक है कोई एक भी क्वेश्चन आ गया उसमें दे दो एक नंबर क्या होगा और इसके यूनिट भी कंपटीशन में पूछी हुई है तो ऑब्वियसली बात है बोर्ड में भी पूछ सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला याद होना जरूरी है। और मोबिलिटी होती है क्या अपने पास अभी हमने जस्ट देखा कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे क्या आ जाएगा यहाँ पर एक कांस्टेंट। इस कांस्टेंट में क्या बोला हमने मोबिलिटी। ये जो कांस्टेंट टर्म आ रही है अपने पास इसका नाम क्या रखा आपने मोबिलिटी। अब डेफिनेशन दे दी है मोबिलिटी की मान पूछने के चांसेस तो कम ही है। मोबिलिटी की डेफिनेशन पर पूछने तो कैसे डिफाइन करेंगे तो फॉर्मूला तो याद होना ही है। तो जिसमें डेफिनेशन देने का मेथड क्या होता है कि जो भी डिनोमिनेटर पे आ रहा है इसको वन बोल दो मतलब यूनिट क्या बोल दो उसको। तो अगर मैंने e की वैल्यू को यूनिट ले लिया मतलब वन और e की वैल्यू अगर यूनिट या वन ले लिया आपने तो ड्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगा आपका मोबिलिटी के। देखो इसको वन ले लेंगे अगर तो म्यू किसके बराबर आ जाएगा vt। तो फिर क्या बोलेंगे अपन डेफिनेशन में बोल देंगे कि ड्रिफ्ट या फिर ये मोबिलिटी is defined as इसके बराबर आ रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज व्हेन कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया अपन ने यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। तो डेफिनेशन में ये पार्ट है। मीटिंग एंड होने वाली है फिर मैं रिजॉइन कर लूंगी। कैसे म्यू जो है वो किसके बराबर आ रहा है vd। तो हमने ये लिखा है मोबिलिटी इज डिफाइंड एज किसके इक्वल आ रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी।